आप सभी का आइए शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करेंगे खुलकर और वो बताएंगे आपको जो कोई और नहीं बताता। बात आज करेंगे राहुल गांधी को हुआ क्या है। आप कहेंगे कि राहुल गांधी को होना क्या है। राहुल गांधी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि अब वो जिस भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि अब नेक्स्ट लेवल पर राहुल गांधी अब अपने सारे राजनीतिक आरोपों को ले गए। ऐसा क्यों, डिटेल में आपको बताएंगे, उसकी वजह भी समझने की कोशिश करेंगे और वजह आज उस व्यक्ति से समझने की कोशिश करेंगे जिसने राहुल गांधी को बहुत नजदीक से देखा है और अब जो वो कहते हैं तब शायद सिर्फ महसूस करते थे, बोल नहीं पाते थे, अब बोल भी रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी प्रोग्राम में आए आज। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। मैंने ठीक ही बोला ना, मतलब आप जब जो पहले महसूस करते थे, बोल नहीं पाते थे, अब बोल रहे हैं। कुछ तो आप सही कह रहे हैं और कुछ आप गलत कह रहे हैं। उसकी बात अभी डिटेल में। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका। मैंने क्यों कहा ये सवाल भी, क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी, चलिए SIR पर बोला, एक बार दो बार वो कुछ प्रमाण लेकर के आए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब हो गया। अब वो तू तड़ाक पे आ गए। नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया और कहा सुन, ये जो कर रहा है बंद कर दे, और 5 घंटे में नरेंद्र मोदी ने सब बंद कर दिया। अमित शाह कह रहा था कि 40-50 साल भाजपा रहेगी, उसे कैसे मालूम है। ये भाषा नहीं है प्रधानमंत्री होगी। सौरभ, सवाल गंभीर है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करेगा, वो दूसरों का भी सम्मान करेगा। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो आदमी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों का सम्मान क्या करेगा। और ये बात सिर्फ आरोप या प्रत्यारोप की नहीं है। भोपाल की मीटिंग में राहुल गांधी जी के सामने दिग्विजय सिंह बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, यानी जो राहुल जी की दादी के साथ रहे, फिर राहुल जी के पिताजी के साथ रहे, फिर राहुल जी की माता जी के साथ रहे। तो एक आदमी जो माँ के साथ रहा हो, बाप के साथ रहा हो, दादा का दादी के साथ रहा हो, हम लोगों की संस्कृति है कि हम तो उसको देखते ही एकदम खड़े हो जाते हैं। हमारे पिताजी का साथ रहा कोई व्यक्ति मिल जाए, मैं कल की धाम के निर्माण में जुटा हूँ, कल की पीठ का पीठाधीश्वर हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर प्रणाम करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी परवरिश में शायद वो बातें नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। संस्कार, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 3 तरह के घोड़े, एक बारात का घोड़ा, एक बूढ़ा घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा। सोचो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कभी राहुल जी को राहुल नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं तो रहा हूं उनके साथ, सबके सब राहुल जी, पीछे भी राहुल जी कहते हैं। और वो किस तरह से बोले उनको। कमलनाथ जी आज 78 साल के हो गए भाई, दिग्विजय सिंह जी 78 साल के हो गए, 80 को छूने जा रहे हैं, 2-2 बार, एक बार 2-2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आज़ाद, कितने नाम लें। तो मुझे लगता है कि आप जो उनके पिताजी के साथ रहे, वो उनका सम्मान नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कहां से करेंगे। देखिए, हमने आज वॉल पर क्या लिखा, 40 साल बीजेपी राज, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, क्योंकि हमारा फर्ज है लगाना, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे क्या होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह जी को मालूम था। जी, उन्होंने नहीं लगाया था, मैं लगा रहा हूं। अमित शाह ने कहा था कि 40-50 साल अभी भाजपा रहेगी। उन्होंने उसको वोट चोरी से जोड़ा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा था, ये बात है। लेकिन जिस ढर्रे पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है, कहीं ये बात सच ना हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं आ रही है? अगर आपका जवाब यह है कि वोट चोरी होता है, तो फिर तो होता ही रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सौरभ जी। समस्या क्या है, 2 दिन से जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, उन्होंने 2 दिन कहा जब प्रियंका गांधी उनके साथ थी, सुपौल, अररिया में भी कहा, दरभंगा में भी कहा, उसके आगे दरभंगा में भी कहा और उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी कहा कि 2012 में गुजरात चुनाव में वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जीते। फिर उन्होंने कहा कि वो कंटिन्यू हुआ, 2014 में भी वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव जीते, 2012, 2014। अब आप सोचिए, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
मनमोहन सिंह और कांग्रेस ज्यादा सीटों के साथ आई थी, 206 सीट लेकर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उस समय ये कोई 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयुक्त नहीं चुनती थी, उस समय सीधे सरकार चुनती थी। सरकार ने नियुक्त किया था संपत साहब, जहां तक हमको ध्यान है वीएस संपत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वो कुरैशी साहब के एसवाई कुरैशी के बाद ही बने थे जून 2012 में, जो 15 तक रहे थे। तो संपत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनको हैंडपिक किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कोई 3 लोगों की कमेटी नहीं थी, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, सीधा सरकार ने चुना था। अब कांग्रेस की सरकार, उसके चुने हुए चुनाव आयुक्त, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी वोट चोरी हो गई और फिर 2014 में भी चोरी कर दी। तो ये तो आप इस अपनी अक्षमता, अपना सब कुछ बता रहे हैं कि जो आप कुछ नहीं नजर रखे हुए थे, आपकी नजरों के सामने वोट चोरी हो गया। नहीं अजीत जी, मुझे नहीं लगता है वो ये कह रहे हैं। उनकी इस बात से ये प्रमाणित होता है कि वो समझ ही नहीं रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ये बात वो समझ रहे हैं। हम यही इसी पर आ रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहना शुरू किया है। हाँ। कहना इसलिए शुरू किया है क्योंकि जब वो कहते थे कि वोट चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो लोग ये लॉजिक दिया लोगों ने, और बड़ा लॉजिकल बात है, लोगों ने कहा कि वोट चोरी कर लिया सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, जिससे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हाल के इतिहास में नहीं रहा है, वोट चोरी करके 303 से 240 आ गए, और आप 53 से बढ़ के 52 से बढ़ के 99 हो गए। तो उसके काउंटर में उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि पहले से ही वोट चोरी चल रही है, और वो चल रहा है, वो वोट चोरी से ही 303 आया। अच्छा जी, आपको क्या लगा ये जब उन्होंने पहली बार ये वोट चोरी की बात की कि यानी जो कुछ राहुल जी कह रहे हैं, कुछ बात में दम हो सकता है, जांच तो हो, पता तो चले, या आपको लगा था कि नहीं इनको किसी ने सिखा दिया ये? देखिए सौरभ, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक बार उन्होंने कहा कि ईवीएम की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरी बात अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, यानी पहले ईवीएम खराब थी, है ना, तो वो अपनी बात में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि ईवीएम का विषय है तो दूसरा विषय हो गया, अब वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन आपको जिता रहा है। तो सवाल ये होता है कि 2014 में पूरी सरकार, जैसा द्विवेदी जी ने कहा, पूरी सरकार, पूरा तंत्र आपका था। अब उस समय किसने वोट चोरी किया? आप 14 में क्यों हारे? 19 में हार हो गई आपकी तो ठीक है, हम ये समझ सकते हैं। 14 में क्यों हारे? दूसरा, 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़े यूपी के। तो उत्तर प्रदेश में डीएम आपके थे, एसपी आपके थे, डीआईजी आपके थे, डीजीपी आपके, होम सेक्रेटरी आपके, पूरा तंत्र आपका। तो आप दोनों मिल गए, तो आप क्यों हारे? प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या उसमें वोट चोरी हुआ या उसमें वोट लूटा गया? तो बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के कैसे लूटा गया? ठीक है, तो सवाल इसका है कि हम ऐसा मान रहे हैं, जैसे आप ऐसे कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहले मैं भी यही समझता था कि वो ना समझ है, मैं भी यही समझ रहा था कि वो ना समझ है, उनकी समझ का फेर है। अब मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये जो हो रहा है, नरेंद्र मोदी का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, चुनाव आयोग को लुटेरा बताना, चुनाव आयोग को वोट चोर बताना, चुनाव आयोग को बेईमान बताना। तो अगर चुनाव आयोग बेईमान है, अगर चुनाव आयोग लूट कर रहा है, झूठा है, तो फिर आप लोकसभा के सदस्य कैसे हैं? तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार चल रही है। इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के द्वारा आधार पर चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा का, जब उत्तर प्रदेश में 35 से ज्यादा विपक्ष ने सीटें जीती। ये सारे के सारे जो एमपी हैं, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अयोध्या फैजाबाद का चुनाव, अवधेश प्रसाद, ये सब लोग लोकसभा के सदस्य इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर बने। तो या तो आप पहले लोकसभा से इस्तीफा दो, सुक्खू जी को हिमाचल के चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे, सिद्धरमैया इस्तीफा दे, रेवंत रेड्डी इस्तीफा दे, और ये जो आज बोले बिहार में जाके, कौन? स्टालिन, ये भी इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर चीफ मिनिस्टर हैं। ये क्या तमाशा देश में चल रहा है सौरभ? सवाल गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती उन बेचारे भोले भाले लोगों की है जो इनकी साजिश और इनके इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी साजिश है। एक आदमी एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, चौथी बार उसको गलती नहीं मानना चाहिए।
उसे षड्यंत्र मानना चाहिए। और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र है इस देश को तोड़ने का। इसे हल्के मत लीजिएगा, और मेरी बातें हल्के में लेनी भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का और सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं है। तब लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन वो फिर दिखाई दिया। जिस जिस बात को मैंने बोला जी, वो प्रमाणित हुई, वो सत्य हुई। आज मैं कह रहा हूं ये षड्यंत्र है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं। षड्यंत्र कैसे? इस देश को तोड़ने का। कैसे तोड़ना है? जाति के नाम पे तोड़ो, भाषा के नाम पे तोड़ो, यात्रा करो भारत जोड़ो के नाम पे, लेकिन भारत को तोड़ने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा लगाने वालों के साथ रहो। यात्रा करो भारत जोड़ो, नियत है भारत तोड़ो। जितने भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, तोड़ने वाले तंत्र हैं, सब राहुल जी के नजदीक है। आचार्य जी, मैं इससे राहुल गांधी को क्या फायदा? चलिए मैं पूछता हूं भाई, जाति की बात करके सत्ता मिल जाए इसलिए कोई जाति जाति कर रहा है, ये माना जा सकता है। लोगों ने जाति के नाम पे सत्ता ली है। बीजेपी ने ये बात कही कि ये देश में आग लगाना चाहते हैं, मारकाट मचाना चाहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इससे अपोजिशन को क्या फायदा है? फायदा है क्या? किसी आदमी को खत्म करने से पहले, किसी आदमी को अगर आप डायरेक्ट लड़के नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसकी इमेज खराब कर दो। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया, भारत का लोकतंत्र मर गया, भारत की न्यायपालिका मर गई, भारत में न्याय नहीं है, भारत का चुनाव आयोग बेईमान है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान इस लोकतंत्र का हो रहा है। भारत की छवि धूमिल हो रही है। मैं इस बात को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। उनके सारे बयान उठाइए ना आप, पिछले 4-5 सालों के। पहले उन्होंने कहा मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, फिर कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। जब आपके हक में फैसला होता है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब आप जहां चुनाव हार जाते हैं तो वहां सब कुछ मर जाता है। वो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के पूरे स्वरूप को, भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भारत को तोड़ने के लिए पहले भारत को कमजोर करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक बयान आपका मैं पढ़ूंगा। शांतनु जी नहीं आ पा रहा हूं, 1 मिनट बस। आपने कहा राहुल गांधी, मुझे भी पहले लगता था कि ना समझ है, इसीलिए जो कुछ बोल जाते हैं। कल का आपने जो स्टेटमेंट दिया 1 रोज पहले कि ये वोट चोर चिल्लाने वालों को ये याद रखना जरूरी है कि राफेल चोर और चौकीदार चोर का नारा भी, अब ये आचार्य जी के शब्द हैं, महामूर्खानंद महाराज महामंद बुद्धि सिंह की उपज थी। मैं मान रहा हूं कि आपने राहुल गांधी के लिए कहा, आपने नाम नहीं लिया है, तो साफ लग रहा है उसी के लिए कहा। अब कोई महामूर्ख हो सकता है, महामूर्ख हो तो वो साजिश कैसे करेगा? बुद्धि साजिश कैसे करेगा? ऐसा है, जब भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हुई तो कैकेयी राम को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वह मंथरा थी। राजनीति में सियासत में षड्यंत्र कदम कदम पे होता है। इसलिए सौरभ, इसको हल्के में मत लो। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि यदि भारत एक रहेगा, भारत सशक्त रहेगा, तो भारत का लोकतंत्र सशक्त रहेगा। पहले भारत की इमेज को खराब करो, संवैधानिक संस्थाओं को जनता की दृष्टि में विलेन सिद्ध करो। रोज बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में हो क्या रहा है, जरा देखिए ना। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे राफेल चोर, राफेल चोर। उसके पहले इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। भारत की जनता समझदार निकली कि उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका टारगेट क्या है, ये टारगेटेड हमला कर रहे हैं। ठीक है। वो भारत की जनता की समझदारी है कि उन्होंने चौकीदार चोर का नारा फेल किया, उन्होंने राफेल चोर फेल किया, वो वोट चोर भी फेल कर देंगे। मगर मेरा जो कहना है वो ये है कि इस बात को, इस बयान को और राहुल गांधी जी को आप हल्के में मत। अच्छा चलें, ठीक है। अब फिर यहां से मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, वही चला रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। चल रही है, लड़खड़ा रही है, जैसे भी मतलब पार्टी में सब कुछ वही है इस वक्त।
आचार्य जी ने कई उदाहरण दे दिए, एक बार फेल हो गया भाई कि मोदी को चोर कहोगे तो जनता नहीं मानती, फिर अब आप दूसरे किस्म की चोरी का इल्जाम लगा रहे हो कि अच्छा भाई ये करप्शन नहीं चिपकता लेकिन ये गड़बड़ी कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, ये आरोप चिपक जाए शायद नरेंद्र मोदी के ऊपर। और बस 10 सेकंड दे दो। मुझे लगता है सौरभ, इससे पहले शांतनु जी बोलें कि ये इनके जो आइडियल हैं वो महमूद गजनवी और गौरी हैं। इनको लगता है कि वो 16 बार आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हारे, तो लगातार करते रहो, अटैक करते रहो, एक दिन तो कामयाब होंगे। ये ऐसी सोच आपको उनकी लगती है? मेरे ख्याल इस कार्यक्रम की यही खूबी है कि हम उसके जड़ पे जाते हैं। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया पिछले 20 मिनट में कि राहुल गांधी अति मूर्ख, जो आपने सुंदर सा शब्द बोला, अति मूर्खानंद हैं, बेवकूफ़ हैं, पप्पू हैं, या फिर ये एक चाल है, ये बड़े दो क्वांटम है इसके बीच में। आपको लगेगा कि इतनी बेवकूफ़ी भरी बात कैसे कह सकता है कोई कि अरुण जेटली ने मुझे कृषि कानून के अगेंस्ट में कहा, जब वो तो उनके मरने के बाद आए। इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कोई कैसे कह सकता है कि 2012 का चुनाव, 14 का चुनाव जो उनकी सरकारों में, अखिलेश जी के साथ सरकारों में, वो कैसे कह सकता है? तो उनको शायद ये लगता है, और शायद होता भी है, कि भाई खटाखट का झूठ, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, झूठ बिके, उनके झूठ बिके, और उनको 24 में एक तरह की सफलता मिली, जिसको उन्होंने सफलता मान लिया। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री से ही मानने लगे थे 10-15 दिन। तो उनको लगा कि बार बार करते रहेंगे, और उनके पास कोई चारा भी तो नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या है भाई? उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उन्होंने सब ट्राई कर ली। अब ये ऑप्शन है कि मैं इधर से मारूं। अब मैं बहुत सुंदर ऑप्शन देता हूं, महाराज जी के बहुत सुंदर से कपड़े हैं, मैं कीचड़ फेंकता रहूं। 3 राज्यों में सरकार है ना कांग्रेस की, अरे चमका दो राज्य यार। वो एक पॉजिटिव ऑप्शन है, मेहनत वाला ऑप्शन है। ये राजाओं के लिए, चमकाओ, दुनिया आएगी आपको। वो राजाओं के लिए काम नहीं। सौरभ, चमकाने का सवाल नहीं है सौरभ। अगर मेरा जो सवाल है बहुत गंभीर है पूरे देश के सामने, यदि चुनाव आयोग चोर है तो आपकी सरकार कैसे चल रही है? कैसे चल? आप लोकसभा में सदस्य क्यों हैं? इस्तीफा दो ना। अगर ये कर दें तो सच में उनकी वो सारे मुख्यमंत्री, सारे अपने तेजस्वी ने कहना शुरू किया था ना कि हम चुनाव बॉयकॉट करेंगे, फिर पता नहीं क्या हुआ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल कहा उन्होंने, 2-1 बार कहा कि हम सभी अपोजिशन की पार्टीज के साथ विचार करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन वो कोई बहिष्कार नहीं करने जा रहा है। ये एक नैरेटिव का पार्ट है, कोई बहिष्कार नहीं करेगा। उनको पता है कि दूसरे लोग लड़ेंगे और अपोजिशन का स्पेस खत्म हो जाएगा, अपोजिशन का स्पेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तो नहीं कह रहे कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो नहीं बोल रहा। तो फिर अगर बीजेपी लड़ेगी, मतलब एनडीए लड़ेगा और प्रशांत किशोर लड़ेंगे और इंडिया ब्लॉक ने बहिष्कार कर दिया, तो जीते या हारे इन्हीं दोनों के बीच स्पेस बढ़ जाएगा, फिर आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। तो वो बहिष्कार वगैरह तो कोई नहीं करने जा रहा है। लेकिन ये जो अभी बात हो रही है, अभी जो साजिश वाली बात है, वो ठीक है, आचार्य जी अब कह रहे हैं साजिश की बात है, बड़ी बात है वो। अगर हम बिहार के संदर्भ में, अभी चूंकि वोट चोरी की बात शुरू की उन्होंने महाराष्ट्र से, कर्नाटक ले गए, महादेवपुरा की बात कही, फाइनली बिहार में वो यात्रा कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं चोरी। मकसद उसका ये है कि जिस तरह से आपने कहा ना कि चला पिछली तरह एक किस्म की सफलता मिली 2024 में लोकसभा में, उसी किस्म की सफलता की उम्मीद में बिहार में वोट चोरी के नारे लग रहे हैं। और ये कैंपेन चल रहा है, ये पूरी यात्रा चल रही है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, स्टालिन को भी लेके गए, और नैरेटिव वही है। आप देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा अपने भाषण में कि आपकी पहचान चली जाएगी, आपका राशन चला जाएगा, आपकी सामाजिक सुरक्षा की सारी चीजें चली जाएंगी। आप फियर, जो संविधान में, संविधान नहीं था, संविधान तो खतरे में है, एक अमूर्त सी चीज है। जब आपने कहा कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, तो ये बात लोगों को अपील की, संविधान अपील उतना नहीं कर रहा था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण छीन जाएगा। वैसे ही एसआईआर अपील नहीं कर रहा है, पहचान छीन जाएगी, राशन छीन जाएगा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं वो छीन जाएंगी आपकी। आपका ये कहा स्पेसिफिक में, हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि बाढ़ आएगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो यहां ले जाना है चुनाव को, यहां ले जाना है इस नैरेटिव को कि ये भय पैदा हो कि बिहार में लोग आशंकित हो जाएं, बहुत गरीबी है बिहार में। आपको पता है, कह दूं कि बिहार में मुझे कुछ लोगों की, जिन लोगों की बात पे भरोसा है कि वो बिहार को समझते हैं जमीन से, अजीत जी उनमें से एक आदमी है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये पूछा था कि इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं इस आरोप को या नहीं कर रहे हैं। अब जो आप बात बता रहे हैं कि लॉजिकली उसको ले जाना वहां है कि तुम्हारा नुकसान यूं होगा, क्या लोगों में डर आ रहा है इस बात का? देखिए, हमने पिछली बार भी एक बहुत आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था और हमने डायरेक्टली कहा था कि नहीं, कोई असर नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट तो नहीं चोरी हुआ, 7 करोड़ 24 लाख आदमी का नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि तुम्हारा वोट चोरी हो गया? और 65 लाख जो नाम कटे हैं उसमें से 50-60 हजार 70 हजार के करीब कंप्लेंट है, तो और वो भी जोड़े जा रहे हैं, दावे और शिकायतें आ रही हैं तो जोड़े जा रहे हैं। उसको भी नहीं कह सकते कि वोट चोरी हो गया। तो वो वोट चोरी नहीं अपील कर रहा है, एसआईआर वो अपील नहीं कर रहा है। नागरिकता तुम्हारी संदिग्ध हो जाएगी। देखिए, उसमें एक कैटेगरी है नॉट रिकमेंडेड की, उसका भय अभी दिखाया जा रहा है, जो 30 सितंबर के पहले क्लियर नहीं हो सकता है।
उसके बाद क्या होगा हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज ये चीज अपील नहीं कर रही है लोग, नहीं करी। और प्रियंका गांधी के जाने का भी कोई असर खास नहीं हुआ। कोई बहुत खास ऑप्टिक्स हुआ ना, ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है, जो बुलेट पर बैठ करके आप बहन को लेकर के जा रहे हैं, या पार्लियामेंट में भी जिस तरह से वो पैट्रोनाइज करते हैं प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी की एक स्ट्रेटजी दिखती है। बियॉन्ड ऑप्टिक्स कुछ नहीं है। हाँ, बियॉन्ड ऑप्टिक्स अभी कुछ नहीं। बड़े बड़े यूट्यूब बने। एक चीज सिर्फ ये हुई है सौरभ जी, एक चीज वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई है, जो हम बता दें आपको, अपोजिशन यूनाइट हो गया है, अपोजिशन बिखरा हुआ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंच शेयर नहीं कर रहे थे, अब राहुल भी हैं, तेजस्वी भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, अपोजिशन एक मंच पर आया है। ये एक बड़ी बात है, ये एक डेवलपमेंट हुई है। मैं आचार्य जी से, अब चूंकि प्रियंका जी की बात आ गई, तो आचार्य जी तो बहुत वोकली इस बात को कहते आए हैं कि प्रियंका गांधी को कमान लेनी चाहिए कांग्रेस की। कांग्रेस प्रियंका गांधी की लीडरशिप में चले तो कुछ हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। अब तो वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गई हैं आचार्य जी, वहां आपको वो चीज नजर आई जो आपको पार्टी में रहते दिखती थी उस उनकी परफॉर्मेंस में? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने मुझे मुक्त कर दिया है, तो मुझे वो इस विषय में ज़्यादा रुचि नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारे लिए। लेकिन नहीं, मुझे मालूम है आप कुरेदना चाहते हैं और आपका फर्ज भी है, आपका कर्तव्य भी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस में कांग्रेस को बहुत बहुत बड़े नेता लोग चलाते थे। पहले नेताओं की पार्टी थी कांग्रेस, अब वो राहुल जी के नौकरों की पार्टी हो गई है। और पहले कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस जो है एक पार्टी है, और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि उसने इस देश की आज़ादी में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो 150 साल की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी, हर गांव में कांग्रेस ही होता था। उस कांग्रेस का जो भी हाल आज हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी ना तो सौरभ जी की है, ना द्विवेदी जी की है, ना शांतनु जी की, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम की। उसकी जिम्मेदारी उनकी है जो फैसला लेने के लिए अधिकृत है जी। तो फैसला किसके द्वारा होता था? वो राहुल जी के द्वारा होता था। तो पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई, वो तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। तो मैंने तो ये कहा था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी हारती जा रही है, तो प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा है, इनको कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। लेकिन सौरभ जी, और ये बात मैंने छुप के नहीं कही थी, उदयपुर चिंतन शिविर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी मेंबर थे, मैं भी था, खड़गे जी थे, भूपेश बघेल थे, दिग्विजय सिंह जी थे, आनंद शर्मा थे, शशि थरूर थे, सोनिया जी खुद थी, प्रियंका जी खुद थी। मैंने ये बात उठाई थी, आप पूछ सकते हैं इन सब नेताओं से। मैंने कहा था कि अभी प्रियंका गांधी जी को चेहरा बना दो, राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। जिस दिन मैंने ये बात उठाई, उसी दिन कांग्रेस से मेरे निष्कासन की शुरुआत हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी में आप कुछ भी करो, स्वीकार। आप रोज मोदी जी को गाली दो तो आपको बहुत अच्छा पद मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान की वकालत करेंगे तो शायद आपको वर्किंग कमेटी में ले लिया जाए। अरे बाबू, बड़ा। अगर आप तालिबानियों को अपने घर बुला लेंगे तो हो सकता है आपको भविष्य का कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। और ये मजाक नहीं है, सच्ची बात है। आप भारत के खिलाफ बोलिए, भारत के संविधान के खिलाफ बोलिए, आपको महिमा मंडित किया जाएगा। लेकिन आप सच बोलेंगे, सनातन की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे, तो आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। और ये फैसला, सारे फैसले वहाँ राहुल गांधी जी की एक कोर कमेटी है, जो उनका एक कॉकस है, जो उनकी कोठरी है, जिसे मैंने कभी चंडाल चौकड़ी कहा था। वो चंडाल चौकड़ी आप अकेले में क्यों नहीं पूछते हैं? मैं नाम ले रहा हूं ना। आप पूछिए दिग्विजय सिंह जी से कि राहुल गांधी जी से उनकी कब से मुलाकात नहीं हुई। पूछिए आनंद शर्मा जी से, पूछिए भूपेंद्र हुड्डा जी से, पूछो तो सही। इन नेताओं से पूछो। ये वो नेता हैं जो उनकी दादी के साथ काम कर चुके हैं, इनकी वो दुर्दशाएं हैं। और जो राहुल जी के नजदीक लोग हैं वो इनको अपमानित करते हैं रोज। नहीं, ये तो हाशिए पे दिखते हैं। सुनिए, वो अपमानित करते हैं। हाशिए पे दिखना अलग बात है महाराज। वो इनको बेइज्जत करते हैं और बेइज्जत करके हंसते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द वाले लोग। तो मैं सवाल, इस बहस की शुरुआत यहीं से तो हुई कि जो शख्स अपनी दादी, अपने दादा, अपने पिताजी के साथ रहे हुए लोगों का सम्मान नहीं कर सकता, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान। मेरा सवाल प्रियंका गांधी पे था आचार्य जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि प्रियंका जी भी कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे सबने कहा नहीं, प्रियंका चली गई बिहार, लेकिन क्या बदल गया? देखो यार, ये दूसरा
विषय है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। समझ गया मैं प्रियंका गांधी वहां जाएं हाँ। और वहां आ जाएं, प्रियंका गांधी को एक तरह से पेश किया जाता है कि हाँ साहब ये भी हैं हमारे साथ, और प्रियंका गांधी की लीडरशिप हो, दो अलग विषय हैं। उनकी प्रेजेंस, जैसे गेस्ट अपीयरेंस होता फिल्म में, एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं होता था कि फिल्म तो कोई और किसी और की है, अमिताभ बच्चन को थोड़ा 1 मिनट ले आते थे या किसी बड़े स्टार को ले आते थे। तो प्रियंका गांधी अपनी पार्टी में गेस्ट अपीयरेंस कर रही है? पक्का पक्का। अच्छा। अब देख लेना, वो फिर अब कहीं नजर नहीं आएंगे। फैसलों में प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं है, और प्रियंका गांधी जी को कमान दी भी नहीं जाएगी। उनको यहां से वायनाड इसीलिए भेजा गया है कि ताकि वो यहां से कट जाए। अब ये बहुत ज्यादा गहराई में बात चली जाएगी, किसी दिन अकेले में बात कर रहे हैं तो मैं इस पर सब बात बताऊंगा। जनता को कम से कम अकेले में, मतलब कैमरा अलाउड है ना? कम से कम बिहार में आचार्य जी थोड़ी भूमिका बनी है प्रियंका गांधी वाड्रा की, थोड़ी सी भूमिका। वो भूमिका इस नाते, सिर्फ हम ये ऑप्टिक्स वाली बात तो ठीक कही आचार्य जी ने कि वो आएंगी चली जाएंगी, एक थोड़ी भूमिका ऐसे बनी है। अभी तक ये होता था कि वो जिसको लेके राजनीति में आगे आती थी उसको एकदम हाशिए में डाल दिया जाता था। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं। पप्पू यादव की भी वही स्थिति हो गई थी। पप्पू यादव को माना जाता है कि प्रियंका गांधी का समर्थन है, बैकिंग है उनकी, वो भी हम लोगों का भी यही गुनाह रहा। लेकिन हम भी गुनाहगार हैं। लेकिन इस पप्पू यादव को वापस से फिर मेनस्ट्रीम किया गया है। वो भले मजबूरी में हो, लालू यादव ने भी स्वीकार किया, तेजस्वी यादव ने भी स्वीकार किया। उस दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, जिस दिन भाषण सासाराम में हुआ। सासाराम में जिस दिन शुरू हुई रैली, जिस दिन थी पहली रैली और यात्रा शुरू हुई सासाराम में, जगजीवन राम बाबू, जगजीवन राम का क्षेत्र है, वहां लालू यादव के साथ उनका पैचअप दिखाया गया। फिर पूरा अररिया, सुपौल, मधेपुरा सब जगह हुआ, उनको उनकी वापसी हुई है, मेन स्ट्रीम हुए हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी गई हैं, सुपौल से शुरू किया। अब इसमें कितना रोल प्रियंका जी का है और कितना पप्पू जी को लाना मजबूरी, दो ये भी मजबूरी में ही सही, लेकिन अब मजबूरी में ही सही, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके एक व्यक्ति को एडजस्ट किया गया। अच्छा, मेरा आपसे भी सवाल है, आचार्य जी भी फिर वही सवाल होगा। एलओपी बनने से पहले, एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी में कोई अंतर देखा है आपने? देखिए, मैं पार्लियामेंट्री डेटा में उनकी अटेंडेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो उनकी अटेंडेंस वैसे नहीं पूछा सदनों में पहले वहां से शुरू करता हूँ। 10%, 20%, मैक्सिमम हो तो 40% हुआ करती थी। अब वो कम से कम 60-70% उनको सदन में तो आना पड़ता है। अब उनके भाषण थोड़े से कोहेरेंट हो गए हैं, वो एक चीज़ लेके आते हैं, सदन में रहते हैं, सोते नहीं हैं, जगते नहीं, उतना उससे ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल जैसे बेसिक मिनिमम। प्रियंका जी की बड़ी कम है। प्रियंका जी ने जैसे अभी क्वेश्चन 63 एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी संसद में, इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं बस। 20 एवरेज एमपीज ने डिबेट करी, उन्होंने 7 में, तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है, उनकी काबिलियत नहीं है, ये पता नहीं। कुछ लोगों को लगता है राहुल जी लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद ज्यादा अग्रेसिव हो गए, आक्रामक हो गए, ऐसा है क्या? सौरभ जी, राहुल गांधी जी को आप समझ नहीं रहे हैं, वो टोटली एबनॉर्मल इंसान है। उप्स, एबनॉर्मल? उनकी कोई भी हरकत नॉर्मल है क्या? वो जिस तरह मंच पे आते हैं, जिस तरह लोगों से मिलते हैं, जिस तरह इंटरेक्शन करते हैं, डोले शोले दिखा करके, वो क्या करना चाहते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं तो हैरान हूं, इस देश की मीडिया अभी भी राहुल गांधी की बातों को जो है उसकी गहराई में नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को चेक किया। क्या आप कहते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई, भारत की चारों सीमाओं से आप लगाओ ना, 2000 किलोमीटर का जो दूरी है वो तो दिल्ली तक आ जाती है। लेकिन 5 साल से शिगुफा चल रहा था। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैच किया। मैं तो पहले से ये बात समझ रहा था, ये आदमी क्या कह रहा है। तो वो सिर्फ इसलिए ये बात करते हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें चीन से मिलना पड़े वो मिल सकते हैं, पाकिस्तान से मिलना पड़े मिल सकते हैं। जो आदमी ये कह देगा नरेंद्र मोदी को सत्ता से हम हटा सकते हैं या इस तरह से हटाया जा सकता है, वो अब इस मोड़ पे हैं। और उनके मन में ये बात आ रही है कि ये 2014, 2019, 2024 तीनों में वो असफल हो चुके हैं। अब उनके पास आखिरी विकल्प बचता 2029। तो राहुल गांधी ने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया होगा, या किसी ने उनके इंट्रोस्पेक्शन उनको करने को कहा हो कि तुम चुनाव हार क्यों रहे हो, तुम्हें वोट क्यों नहीं मिल रहा? नेता की तो बेसिक होता है ना उसके लिए। तो ये कभी उन्होंने इस पर सोचा? ये राहुल गांधी अपने आप से क्या सवाल करते हैं क्या नहीं करते, ये इस बात से प्रमाणित हो जाएगा कि 14 में उनका नेतृत्व, 19 में उनका नेतृत्व और 24 में उनका नेतृत्व,
और 17 में उनका नेतृत्व। कांग्रेस हारी, जिम्मेदारी उनकी है, समीक्षा पूरी पार्टी करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है हमारे, लेकिन आपका सवाल है वो क्यों नहीं करते हैं, तो इस बात का जवाब तो राहुल गांधी देंगे। और जिसने प्रश्न करा वो तो बाहर हो गया, जिसने भी प्रश्न करा वो बाहर हो गया। इसमें दो एक बातें हैं जल्दी से हम कह दें कि देखिए, ये चुनाव हारना नेता के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। चुनाव हारता रहता है नेता, कई बार हारना शुरू होता है तो हारता ही रहता है। भाई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ तो जीवन भर हारी, सत्ता में तो आई नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, बरसों तक हारी, तब सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे, उनके नेतृत्व में बीजेपी कितने चुनाव हारी। राम मनोहर लोहिया कितना चुनाव जीता सके, एक बार एमपी रहे सिर्फ। तो कोई नेता कितनी बार जीता, उसके नेतृत्व में पार्टी कितनी बार जीती, इससे नेतृत्व की, ये नेतृत्व के आकलन की कसौटी नहीं है। अनेक नेता मर गए बिना सत्ता में आए हुए। कर्पूरी ठाकुर, जिनको इतिहास याद रखेगा, सिर्फ 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो ये नहीं, और नीतीश कुमार 20 साल से हैं, तो हो सकता है कि इतिहास के फुटनोट में चले जाएं लोग जो 20 साल रहे, और जो एक बार जीता वो इतिहास में लिखा जाए। वो इशू नहीं है। चुनाव हारे, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए उनको, कई कारणों से हारते रहे, वो बहुत सारे चुनाव हारे। उससे उनके लीडरशिप की कसौटी पर हम उनके पर नहीं, उनका नेतृत्व, उनका जो अभी जो दूसरे सवाल आ रहे हैं ना, उन सवालों पर हम लोग जो विचार कर रहे हैं। चुनाव हो सकता है आगे जीत जाए कभी। अब ये लोग, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम है सवाल पूछना। सौरभ जी, सवाल पूछना, सवाल उठाना। भारत की जमीन कब्जा हो गई, ये वो ये नहीं कहेंगे तो क्यों, कौन कहेगा? मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछे। हाँ, तो ये सवाल पूछने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो सवाल पूछ रहे हैं। उनके बिहेवियर के बारे में निजी तौर पर कुछ आचार्य जी जानते हैं, वो हम नहीं जानते। लेकिन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जो जिस तरह से पार्लियामेंट में एक्ट कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, उसमें वो उसी तरह से करता है। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन भी वैसे ही करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जब सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो इसी तरह के सवाल होते थे कि नहीं होते? आपको राहुल गांधी की मतलब इलेक्टोरल बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर में? पॉलिटिकल बिहेवियर में देखिए, अपोजिशन ऐसे ही बिहेव करता है। समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि जब वो यकीन करने लगेंगे कि हम अपनी कमजोरी से नहीं हार रहे हैं बल्कि वोट चोरी से हार रहे हैं, तो ये समस्या है। आप अपनी कमजोरी से चुनाव हार रहे हैं, आपका संगठन नहीं है, आप संगठन नहीं बना रहे हैं। गुजरात में जो कहा क्या राहुल गांधी, उन्होंने संगठन बनाया क्या गुजरात में? संगठन नहीं बना रहे हैं आपका संगठन नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आप अच्छे नेताओं को आगे नहीं ले आ रहे हैं। जो अच्छे नेता हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं, और चापलूसी करने आसपास घूमने वाले नेता आपके आगे आ रहे हैं। ये कमियां हैं, ये इसको समझिए। आप वोट चोरी से नहीं हार रहे हैं। अच्छा जी, सहमत नहीं? मैं द्विवेदी जी से सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी की तुलना ना तो कर्पूरी ठाकुर से हो सकती है, न जयप्रकाश नारायण से हो सकती है। चुनाव हारना जीतना, ये इससे मैं सहमत हूं कि चुनाव हारना और जीतना नेता की कसौटी। आपने जो इस पर काउंटर क्वेश्चन किया, मैं यहाँ द्विवेदी जी सहमत हूँ कि कुछ लोग हैं जो चुनाव लगातार नहीं हारे हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं लड़े तो भी कोई बात नहीं। महात्मा गांधी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो देश के नेता। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। मेरी शिकायत और मेरे जो मानना है वो ये है कि वो भाजपा से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं। वो भारत से क्यों लड़ रहे हैं? कभी राहुल गांधी जी को आपने सुना है भारत माता की जय बोलते हुए? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खराब तब लगा था। मैं तो आपकी बात को सौरभ जी, अच्छा बताइए ना, उनकी कितनी स्पीच होंगी? सैकड़ों, हजारों। एक स्पीच में बताओ राहुल गांधी ने कहा हो भारत माता की जय। एक स्पीच में बताओ कहा हो वंदे मातरम। हमारी आर्मी के कुछ ग्रुप्स की नहीं, बताइए ना, एक देश का नेता एलओपी भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो 15 अगस्त पे नजर वैसे अब एकदम से आप कह रहे थे कि याद मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, देखिए ये बात हो गई। मैं वो देश के खिलाफ है नहीं है, ये तो आप रहे साथ में। अरे साहब, भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसका विरोध करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको ये बताता हूं, मुझे जो सबसे खराब लगा भारत की, और उस दिन मैंने सच में सोचा कि राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में आपकी जंग अभी अभी सीज फायर हुआ है और आप पूछते हो आपके कितने जहाज गिर गए। आप अब देश की विदेश मंत्री पे आरोप लगाते हो कि इन्होंने मुखबिरी कर दी पाकिस्तान को। मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि मैंने कहा यार ये मतलब कौन कह रहा है इनसे? भाई सौरभ जी, बात किसने बुलवाया? अभी ये विषय आया, एक बार गलती हो, दो बार गलती हो तो माना जा सकता है। आप बार बार देखिए ना, पूरा एक क्रोनोलॉजी समझिएगा। हैं, जब वो हुआ था बालाकोट, तब क्या हुआ था? सिंदूर हुआ, तब क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला, ट्रंप जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, सोरोस जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, चीन जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, पाकिस्तान का अगर कोई आदमी पार्लियामेंट में बोलेगा उसका यकीन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम होना चाहिए।
भारत का प्रधानमंत्री बदनाम होगा। भारत की संवैधानिक संस्था, जिस संविधान के लिए घूम रहे हैं आप, उसी संविधान ने शक्तियां दी हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसी संविधान के द्वारा चुनाव आयोग चल रहा है, उसी संविधान से लोकतंत्र चल रहा है। आप संविधान के, कोई ये कहे सौरभ जी आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका ये सारा संस्थान गलत है, तो फिर आप गलत हुए ना। आज आचार्य जी से, शांतनु जी से, द्विवेदी जी से बहुत सारी बातें हुई। जो आचार्य जी की हमारी आधा घंटा बातचीत का क्रक्स अगर कहें एक लाइन में, तो वो जो कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते। ये आपने बात कही, तो सोचें इस बारे में हम। और आपने कहा बड़ी बारीक नजर रखनी चाहिए राहुल गांधी के ऊपर। भाई ले लो पिए हमारे, हम तो रखते ही, हमारा काम है। ठीक बात है। आचार्य जी बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं शुरुआत पे उनके इंट्रोडक्शन में बोलना भूल गया था, तो सुधार लेता हूँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे, काल की पीठाधीश्वर हैं। आप आए हमारे लिए प्रोग्राम में, बहुत नहीं, कल की पीठाधीश्वर होकर भी राष्ट्र की बात करना ये हमारा अधिकार है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत धन्यवाद। कॉफी पर